गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम 29 अप्रैल पे पहुंच चुके हैं और द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स है उसको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_लूथरा पे मुझे भेज सकते हैं। जल्दी से आज के 10 टॉपिक्स जो आज डिस्कस करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट दंतंग के बारे में डिस्कशन होगा। सीपरी को लेकर 2 क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं क्योंकि डेटा भी यहाँ पर रिलीज किया गया है। देन अर्मेनियन जेनोसाइड को लेकर भी आर्टिकल्स आए थे न्यूज़पेपर के अंदर, इसके बारे में जानेंगे। आरबीआई के कुछ नए डायरेक्टिव्स आए, इसको देखेंगे। इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करते हुए ऑक्सीजन एनरिचमेंट, हर्ड इम्यूनिटी, स्नो लेपर्ड और नेट जीरो एमिशन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। यहाँ पे जो कट ऑफ रखी गई है 6 मार्क्स की, मतलब 6 एमसीक्यू की रखी गई है। आप जितना भी चाहें यहाँ पे अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं, ज्यादा भी करना चाहें, कम भी करना चाहें, इट इज टोटली अप टू यू। तो जल्दी से बताएं कितना टारगेट आप इस 10 एमसीक्यूज के लिए सेट करेंगे, मतलब कितना आपको लगता है कि आप आज के 10 एमसीक्यूज के अंदर आउट ऑफ 10 एमसीक्यूज कितने करेक्ट कर पाएंगे। तो आप 5, 6, 7 जो भी टारगेट सेट करना चाहें कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। चलिए, सो टारगेट सेट करने के बाद जहां पे 6 कट ऑफ रखा गया है, पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो आपका 50 डेज रिवीजन सीरीज, जो एक आपका क्रैश कोर्स फास्ट ट्रैक वे में रिवीजन करने का लॉन्च किया गया है, जिसमें 50 डेज में 7 वीक 7 सब्जेक्ट्स आपके कवर होते हैं अलोंग विद द करंट अफेयर्स। इसमें आप एनरोल करा सकते हैं exam.netmock.com के ऊपर। चलिए चलते हैं, आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, देखते हैं कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो प्रोजेक्ट दंतक को लेकर है। पूछा गया प्रोजेक्ट दंतक इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो कौन से देश के साथ प्रोजेक्ट दंतक जो है ये एसोसिएट करता है। प्रोजेक्ट दंतक जो है इसकी अभी डायमंड जुबली जो है उसे सेलिब्रेट किया गया क्योंकि इसके 60 ईयर्स पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो डायमंड जुबली 60 ईयर्स। इसी तरीके से जो दूसरे टाइम पीरियड्स होते हैं, जैसे कि सिल्वर जुबली जो होता है वो 25 ईयर्स में होता है और गोल्डन जुबली 50 ईयर्स में होता है, उसी तरीके से डायमंड जुबली 60 ईयर्स में होता है। तो यहाँ पे दंतक प्रोजेक्ट को 60 ईयर्स हो गए, इसी वजह से काफी न्यूज थी इसको लेकर। जल्दी से बताएं कि ये किस कंट्री से एसोसिएट करता है। चलिए, तो दंतक प्रोजेक्ट जो है अप्रैल में 1961 में, तो अभी इसके 60 साल पूरे हो गए, एज ए रिजल्ट ऑफ विजनरी लीडरशिप, जिसमें हमारी तरफ से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी और भूटान की तरफ से उनके जो किंग थे वो सामने आए थे और उन्होंने जो प्रोजेक्ट दंतक था इसको शुरू किया था। और यहाँ पे प्रोजेक्ट दंतक के अंदर जो काफी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स थी भूटान की वो यहां पर कंप्लीट करी गई थी। मेडिकल के अंदर एजुकेशन फैसिलिटीज जो थी वो भी दंतक के अंदर फार फ्लंग एरियाज के अंदर प्रोवाइड करी गई थी। ठीक है, यहां पर ये जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट क्रिएट करने का काम था वो दंतक के अंदर किया गया था और ये किस सेक्टर के अंदर, मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटीज भी इसके अंदर शामिल थी। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे फार फ्लंग एरियाज के अंदर इस तरीके की एसेट क्रिएट करनी होती है और आप जानते हैं कि डिफिकल्ट टेरेन के अंदर इस तरीके की एसेट क्रिएट करना आसान काम नहीं होता है, इसी वजह से 1200 दंतक पर्सनल जो है अभी तक उनकी लाइफ जा चुकी है क्योंकि उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में अपना योगदान दिया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट दंतक पूछा जा सकता है क्योंकि अभी इसके 60 साल पूरे हो गए। भूटान देख सकते हैं, द कैपिटल इज थिम्पू। लबासना में जाएंगे तो भूटानी सिविल सर्वेंट्स जो है उनकी ट्रेनिंग आप ही लोगों के साथ होने वाली है। ऊपर चाइना से बॉर्डर टच करता है, नीचे आपकी चिकन नेक आपको दिखाई दे रही होगी और इंडिया जो है वो नीचे वाले पोर्शन में है। नेपाल से बॉर्डर यहाँ पे टच नहीं करता है एंड इट इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीपरी को लेकर है। सीपरी ने अभी एक रिपोर्ट निकाली जिसमें मिलिट्री एक्सपेंडिचर के बारे में यहां पर जानकारी दी और कहा है कि इवन 2019 और 2020 के अंदर कोविड-19 जो था, तो दिसंबर 2019 से शुरू हुआ था, 2020 के अंदर खासतौर पे पूरे साल जो है कोविड का जो डैमेज था वो इकोनॉमी के ऊपर हमें देखने को मिला है। नेवरदलेस सीपरी की रिपोर्ट ने कहा है कि जो वेरियस कंट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका जो टोटल एक्सपेंडिचर है मिलिट्री के ऊपर वो ओवरऑल इंक्रीज हुआ। इवन दो वर्ल्ड इकोनॉमी एक डाउन टर्न में थी फिर भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर यहां पर इंक्रीज देखा गया है। आपको बताना है सीपरी की रिपोर्ट के हिसाब से हाईएस्ट टू लोएस्ट इन 4 कंट्रीज में हाईएस्ट टू लोएस्ट आपको लगाने के नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, नंबर 4 पे कौन है जो कि मिलिट्री के ऊपर सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, सोचिए। चलिए देखिए, सबसे बड़ा यहां पर स्पेंडर तो आपका है यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर करता है, उसके बाद चाइना का नंबर आता है, उसके बाद सोचने वाली बात थी कि रशिया आएगा या इंडिया आएगा, बताइए। यस, इट इज इंडिया। तीसरे नंबर पे आपका इंडिया आता है और लास्ट में आपका रशिया आता है। तो आंसर क्या होगा, 3, 1, 4, 2। ठीक है, तो ए आपका यहां पर आंसर हो जाता है
जो लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर की कंट्रीज हैं उनके नाम मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, पूछे जा सकते हैं, और क्योंकि इंडिया भी शामिल है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ट्रम्प की जो लास्ट ईयर की स्टेटमेंट है वो भी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कि शॉर्ट में सीपरी कहा जाता है, दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने मिलिट्री स्पेंडिंग का जो डेटा है वो यहाँ पर शो किया है कि कोविड-19 के टाइम पर भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हुआ है। इंडिया के मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करें, वो हमारा एक्सपेंडिचर अराउंड $72.9 बिलियन के आसपास का देखा गया है, एंड इट अकाउंटेड फॉर 3.7% ऑफ द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर शेयर। द टोटल वर्ल्ड के शेयर का 3.7% जो है वो इंडिया करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सीपरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966। तो 1966 के अंदर सीपरी को बनाया गया था, लेकिन इसको कहां पर एस्टैब्लिश किया गया? तो बिकॉज सीपरी को लेकर न्यूज काफी आती रहती है और काफी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है वो कुछ इस तरीके का रहता है। तो सीपरी जो है एक थिंक टैंक है, एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि डेडिकेट किया हुआ है पूरे तरीके से कि आप कॉन्फ्लिक्ट को लेकर रिसर्च करो, आर्मामेंट्स को लेकर रिसर्च करो, आर्म कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, डिसआर्मामेंट कैसे किया जा सकता है, इस चीज के ऊपर रिसर्च का काम जो है सीपरी को दिया गया है। इसे 1966 में, जैसे नाम में ही सीपरी में एस क्या है, मैंने अभी आपको बताया था सीपरी में एस क्या था, स्टॉकहोम। तो ये सीपरी जो था स्टॉकहोम में 1966 में क्रिएट किया गया था। स्टॉकहोम कहां पर है? स्वीडन के अंदर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरियस टाइप का जो डेटा होता है वो सीपरी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उसके ऊपर एनालिसिस हो, रिकमेंडेशंस हो, ये सभी चीजें जो है वो सीपरी के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, थर्ड का आंसर आपका डी हो जाएगा। दिस इज द लोकेशन जो कि आपसे पूछी जा सकती है। हो सकता है सीपरी के बारे में डायरेक्टली ना पूछा जाए, लेकिन स्टॉकहोम के बारे में, स्वीडन के बारे में, कहां बॉर्डर टच हो रहा है, फिनलैंड, नॉर्वे, नॉर्वेजियन सी आपका ऊपर है, अटलांटिक ओशन ऑन द वेस्ट साइड है, नॉर्थ सी है नीचे आपका बाल्टिक सी भी है। तो मैप रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सीपरी से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। पूछा गया कि 3 स्टेटमेंट्स देके आपसे पूछा, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट को आप सबसे पहले एक सर्कल में डालें। पहली स्टेटमेंट कहती है, अर्मेनियन जेनोसाइड इज कॉल्ड द फर्स्ट जेनोसाइड ऑफ 20th सेंचुरी। तो अर्मेनियन जेनोसाइड जो है उसे 20वीं सेंचुरी का पहला जेनोसाइड माना जाता है। हो सकता है यूएस इज एक्यूज टर्की ऑफ सच अर्मेनियन जेनोसाइड। तो इसके अंदर अमेरिका ने टर्की को ब्लेम किया है कि इस जेनोसाइड के पीछे आप रिस्पॉन्सिबल हैं। बोथ यूएस एंड टर्की जो है वो नेटो के मेंबर्स हैं। ये भी हो सकता है। देखिए, अर्मेनिया और अजरबैजान, आपको याद होगा, अर्मेनिया एक तरफ था, अजरबैजान दूसरी तरफ था, और दोनों के बीच में किस रीजन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट था? कोई बता सकते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर? अभी बताइए कौन सा रीजन था। हमने काफी डिस्कस किया है इसको, एमसीक्यूज के रूप में 2 से 3 बार इसके ऊपर एमसीक्यूज बनाए गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। सो इट वाज नगोर्नो काराबाख रीजन। ठीक है, नगोर्नो काराबाख रीजन जो था, अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन अगर आपको याद हो, तब भी हमने ये न्यूज डिस्कस करी थी। इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर टर्की ने सपोर्ट किया था। किसको? टर्की ने सपोर्ट किया है, बताइए, अजरबैजान को। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन वैसे भी अर्मेनिया से उसकी बनती नहीं है। जेनोसाइड जो की बात करी गई है 20th सेंचुरी के अंदर, पहला जेनोसाइड था, बिल्कुल ठीक है, और इसके अंदर यूएस ने टर्की को ब्लेम किया है, ये बात भी ठीक हो जाती है। टर्की और यूएस दोनों ही नेटो के मेंबर्स है, ये बात भी ठीक हो जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अभी यहां पर कुछ दिन पहले जो अर्मेनिया है और उसका डायस्पोरा, ये जेनोसाइड, पूरी चीजें न्यूज में थी, और यहां पर पिछले 2-3 दिनों से इसके ऊपर आर्टिकल भी आ रहे थे। अर्मेनियन डायस्पोरा ने 24 अप्रैल को अर्मेनियन जेनोसाइड रिमेंबरेंस डे के तौर पे यहां पर ऑब्जर्व किया है। इसी वजह से ये न्यूज भी थी, और पिछले 1-2 दिनों से इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से इसके ऊपर आर्टिकल्स भी आ रहे थे। टर्की जो है, इसकी लोकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे टर्की देखेंगे, बॉर्डर अर्मेनिया से टच कर रहा है। दिस इज द रीजन जो आपका अजरबैजान वाला रीजन है, दिस इज द रीजन जो दोनों के बीच में है। लेट मी मार्क इट मोर करेक्टली। दिस इज द रीजन जो दोनों के बीच में, जो कि कॉन्फ्लिक्टेड नगोर्नो काराबाख रीजन है। नीचे आपका ईरान आपको दिखाई दे रहा होगा, मेडिटेरेनियन सी भी नीचे है, और ऊपर आपका ब्लैक सी है। ब्लैक सी से थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो इसकी एक्सटेंशन में सी ऑफ अजोव जो है वो भी आपको दिख जाएगा। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है आरबीआई के डायरेक्टिव्स को लेकर है। पूछा गया आरबीआई के डायरेक्टिव्स को लेकर 2 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। द पोस्ट ऑफ एमडी, सीईओ और डब्ल्यूटी कैन नॉट बी हेल्ड बाय द सेम इनकम्बेंट फॉर मोर देन 5 years। तो यहां पे एमडी सीईओ की जो पोस्ट है उसमें टाइम पीरियड जो है आरबीआई के डायरेक्टिव्स के हिसाब से लगाया गया है। इसमें कौन कौन है? एमडी है, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर है, चीफ एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और साथ ही साथ आपके डब्ल्यूटीडी है, दैट इज होल टाइम डायरेक्टर। वो जो पोस्ट है 5 साल तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। देयर शुड बी अ कूलिंग पीरियड ऑफ 3 years। ये भी प्रोविजन रखा गया आरबीआई के डायरेक्टिव्स के अंदर। सोचिए, न्यूज थी अभी, आरबीआई के नए डायरेक्टिव्स आए हैं। लेट्स सी, आंसर को डिस्कस करेंगे फिर। तो आरबीआई जो है अभी प्राइवेट बैंक्स के ऊपर भी जो रेगुलेशंस है उसके कंसर्निंग जो वहां पर लूप होल्स है उनको भी दूर करने की कोशिश कर रही है, और प्राइवेट बैंक के
कंसर्न में यहाँ पे एमडी, सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर्स जो होते हैं उनको लेकर यहाँ पे एक टाइम पीरियड जो सजेस्ट किया गया है। और आरबीआई ने कहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वहां पर ये कार्यकाल जो टेन्योर है वो 15 ईयर्स होगा और मैक्सिमम एज 70 ईयर्स होगी फॉर सच फंक्शनरीज। कौन कौन से फंक्शनरीज हैं? एमडी, सीईओ, डब्ल्यूटीडी। सो इट इज नॉट 5 ईयर्स, इट इज 15 ईयर्स और 70 ईयर्स। ठीक है, बिफोर 70 ईयर्स। मैक्सिमम एज कितनी होगी? 70 ईयर्स की। ठीक है, कार्यकाल टेन्योर मैक्सिमम कितना हो गया? 15 साल का। तो पहली स्टेप इनकरेक्ट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे 5 साल दिया था। यूजुअली क्या होता है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर 5-5 साल के टेन्योर होते हैं, इसी वजह से कंफ्यूजन हो सकता है। कूलिंग पीरियड दिया गया तो यस इट एडेड दैट ड्यूरिंग दिस 3 ईयर कूलिंग पीरियड इसके अंदर दिया गया है इंडिविजुअल जो है दैट शैल नॉट बी अपॉइंटेड और एसोसिएटेड विद द बैंक और इट्स ग्रुप एंटिटीज इन एनी कैपेसिटी। 3 साल का कूलिंग पीरियड दिया है यहाँ पे। अगर एमडी, सीईओ, डब्ल्यूटीडी 70 ईयर्स के हो गए, 15 साल उनके कार्यकाल को पूरे हो गए हैं, तो उसके बाद 3 साल तक वो कोई और पोस्ट को हेल्ड नहीं कर सकते हैं कंसर्निंग टू द बैंक। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। आरबीआई कोशिश कर रहा है कि एनपीएस को कम किया जाए, एट द सेम टाइम जिन चीजों की वजह से एनपीए होते हैं, क्योंकि कौन एमडी है, कौन सीईओ है, कौन होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, वही लोगों का काफी टेक रहता है और काफी से रहता है कि पैसा किसको देना है, किसको नहीं देना है। तो वहां पर भी लूप होल्स को दूर करने की कोशिश करी जा रही है ताकि एक फेयर मैनर के अंदर बैंक को चलाया जा सके। सो आंसर इज बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। रिवीजन की जो सीरीज है 50 डेज 7 वीक्स 7 सब्जेक्ट्स अलोंग विद करंट अफेयर्स, आप यहां पर एक क्रैश कोर्स के तौर पे मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। इसका जो पूरा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर डे वाइज आप क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं 50 डेज के अंदर, वो भी आपका ऑनलाइन अवेलेबल है, उसको चेकआउट कर लीजिएगा और exam.network.com पर जाकर इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्वेश्चन नंबर 6 को लेके इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ। तो आईएमपी जो है किसका इनिशिएटिव है? नीति आयोग का है, आर्मी का है, नेवी का है, एयरफोर्स का है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट जो है लद्दाख के अंदर वहां के स्टूडेंट्स के लिए एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को या कहीं की बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए एक यूनिक प्रोग्राम जो है वो लेकर आया गया है जिसका नाम रखा गया है इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसके अंदर लद्दाख के इग्नाइटेड माइंड जो है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वेलनेस बनाने की भी बात करी गई है एंड इट इज द इनिशिएटिव ऑफ इंडियन आर्मी। बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। यहां पर हमने क्या चीजें देखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है कोविड-19 को लेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑक्सीजन एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी विच मे बी इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स। तो यहां पे एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑक्सीजन एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी कौन लेकर आए? सीएसआईआर, इसरो, डीआरडीओ या फिर एआईसीटीई। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो सीएसआईआर समेरी यहां पे दुर्गापुर हैज इंडिजिनियसली डेवलप्ड एक ऑक्सीजन एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी जो है वो यहां पर डिवाइस करी गई है ताकि कोविड-19 पेशेंट्स का इलाज सही तरीके से हो सके। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीएसआईआर। सीएसआईआर समेरी किसके अंडर आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी जो ऑक्सीजन एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी है इसको वेरियस जो आपके लैब्स हैं या फिर जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी ट्रांसफर किया जाएगा और कोशिश करी जाएगी ऑक्सीजन को रिमोटेस्ट ऑफ द प्लेसेस में भी प्रोवाइड करने की जहां पर इस तरीके से इलाज जो है वो नहीं किया जा सकता जिसकी वजह से जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनकी जान चली जाती है। सो दिस ऑक्सीजन एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी जो है सीएसआईआर समेरी लेके आया, लेकिन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है या कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है सीएसआईआर समेरी वो मुझे आप बताइएगा। हियर द आंसर विल बी ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कशन करते हैं जो कि आपका हर्ड इम्यूनिटी कोविड-19 को लेकर ही है। पूछा गया हर्ड इम्यूनिटी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन इम्यूनिटी। इसे पॉपुलेशन इम्यूनिटी भी कहा जाता है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है अनवैक्सीनेटेड आर देमसेल्व्स इम्यून। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है जो अनवैक्सीनेटेड है वो अपने आप ही इसके थ्रू इम्यून हो जाते हैं। बताइए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए पहले तो पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या इसे पॉपुलेशन इम्यूनिटी कहा जाता है? तो यस, हर्ड इम्यूनिटी को पॉपुलेशन इम्यूनिटी कहा जाता है। और इसमें होता क्या है, देखिए किसी भी पॉपुलेशन के अंदर अगर हर्ड मतलब भीड़ ने एक इम्यूनिटी डेवलप कर ली है किसी भी वायरस के अगेंस्ट में, तो चांसेस ऐसे होते हैं कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं भी किया क्या वो भी कहीं ना कहीं उससे बच जाएंगे। क्योंकि होता क्या है, देखिए जब यहां पे देखिए नो इम्यूनिटी, जब एक भीड़ के अंदर लोगों में इम्यूनिटी है ही नहीं तो वायरस जो है वो जल्दी जल्दी
काफी सारे लोगों में स्प्रेड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे लोगों को यहाँ पे कोविड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और कोविड हो भी जाएगा। सम इम्यूनिटी में क्या होता है, जो भीड़ है, भीड़ में कुछ लोगों को कोविड होगा, कुछ लोगों के पास इम्यूनिटी है तो उनको नहीं होगा। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, जब काफी सारे लोगों ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली, चाहे वो पैसिव तरीके से करी या एक्टिव तरीके से करी, चाहे कोविड पॉजिटिव होने के बाद करी या फिर वैक्सीनेशन के बाद करी, तो क्या होता है, तो जिन लोगों को वैक्सीनेट नहीं भी किया गया, तो अगर इस भीड़ में कुछ लोगों को कोविड होता भी है तो भी बाकी लोगों को ये जल्दी से स्प्रेड नहीं करेगा और उनको इंपैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, ठीक है। तो जब इम्यूनिटी नहीं होती है तो ये संक्रमण जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफी जल्दी होता है, बट अदरवाइज हर्ड इम्यूनिटी के केस में दिस पर्टिकुलर स्प्रेड इज वेरी स्लो। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हर्ड इम्यूनिटी मींस कि अनवैक्सीनेटेड आर देमसेल्व्स इम्यून, तो ऐसा नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी डजंट मीन कि अनवैक्सीनेटेड या फिर जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको प्रीवियसली ये वायरस इंपैक्ट कर चुका है वो अपने आप इम्यून हो जाएंगे। इंस्टेड हर्ड इम्यूनिटी मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल्स आर नॉट इम्यून बट लिव इन अ कम्युनिटी, जहां पे वैसे नंबर ऑफ लोग जो इंपैक्टेड है वो कम है। देखिए यहां पर अगर आप तीसरे केस में देखेंगे तो इस व्यक्ति को कोविड होने के चांसेस कम क्यों है इस व्यक्ति के कंपैरिजन में, ठीक है। आप यहां पे इस व्यक्ति को देखिए और इस व्यक्ति को देखिए, क्योंकि इसकी जो सोसाइटी है, लेट मी जस्ट मेक सम क्लियर इट डाउन, इसकी जो सोसाइटी है इसके आसपास काफी सारे लोगों को कोविड हो चुका है, ठीक है, वो कोविड से सफर कर रहे हैं, तो इसको भी कांटेक्ट होने के कोविड के चांसेस काफी ज्यादा है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। हर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, जब यहां पर इसके आसपास लोगों के पास इम्यूनिटी डेवलप है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ कोरोना के केसेस भी कम होंगे, और कोरोना के केसेस कम है तो इसकी प्रोबेबिलिटी किसी भी ऐसे व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आने की अपने आप कम हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज द मेजर रीजन, नॉट कि अपने आप से ही यहां पर नंबर ऑफ केसेस जो वो कम होने लग जाते हैं, इवन दो दैट इज अ पार्शियल फैक्टर, बट मेजर जो यहां पे रोल प्ले किया जाता है हर्ड इम्यूनिटी के अंदर वो ये है कि यहां पे इंडिविजुअल्स हु आर नॉट इम्यून बट दे लिव इन अ कम्युनिटी, जो कि अपने आप में एक सेफ कम्युनिटी है जहां पे रिस्क जो है वो कम है, वो एक मेजर रोल रहता है इसके अंदर। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बात करता है एक स्पीसीज को लेकर। स्नो लेपर्ड के बारे में पूछा है, काफी टाइम से न्यूज में आ रहा है, मैं आपसे ये भी पूछूंगा, मुझे बताइएगा स्नो लेपर्ड इंडिया के कौन कौन से राज्यों के अंदर मिलता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम अपीयर कर रहा है ये पर्टिकुलर स्पीसीज आपका, तो इसका आईयूसीएन स्टेटस आपको पता होना चाहिए। द हिंदू के अंदर आर्टिकल आया था और वहां पर इसके बारे में बताया था, जहां पे अर्थ डे के बारे में डिस्कशन किया था और स्नो लेपर्ड के नेचुरल हैबिटेट के बारे में भी डिस्कशन हुआ था। सो स्नो लेपर्ड के बारे में बात करें, यहां पर इसका आईयूसीएन स्टेटस जो है वो आपका वल्नरेबल कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा। कई बार डायरेक्टली ऐसे आईयूसीएन स्टेटस के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं और वो उन स्पीसीज के ऊपर पूछे जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपके न्यूज में अपीयर और रीअपीयर हो रहे होते हैं। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपका है नेट जीरो एमिशन के बारे में पूछा है। नेट जीरो एमिशन के बारे में बताएं आपकी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही है। 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं, देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज ऑल्सो रेफर टू एज कार्बन न्यूट्रलिटी, इसे कार्बन न्यूट्रलिटी के तौर पे भी जाना जाता है। इट मींस दैट कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स एमिशन टू जीरो बाय रिड्यूसिंग द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एमिशन जीरो कर दिया जाएगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को रिड्यूस करके, मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री जो है उनके अंदर प्रोडक्शन के अंदर कमी आएगी। इट इज अ स्टेट इन विच अ कंट्रीज एमिशन आर कॉम्पनसेटेड बाय एब्सॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो इसमें क्या होता है, जितना एमिशन कर रहे हैं उसके कमेंसरेट में आप कॉम्पनसेशन भी करते हैं। मान लीजिए जैसे मैं आपको कहूं कि आपने यूपीएससी की तैयारी करी, आपको पता है कि दिन में आपको 6 आवर्स स्टडी जरूर करना है, ठीक है, लेकिन एक दिन आप 6 आवर्स की जगह सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ पाए क्योंकि आपको एक जरूरी काम आ गया। तो नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, इस दिन के जो 2 घंटे आपके बचे हुए हैं, जो असाइनमेंट्स आपको इन 2 घंटों में कंप्लीट करने थे, वो आप क्या करेंगे, वो नेक्स्ट डे में 6+2 करके 8 आवर्स अगले दिन स्टडी करके उसे कंप्लीट कर लेंगे। जस्ट लाइक दैट, उसी तरीके का ये कॉन्सेप्ट है, सोचिए। चलिए, रिसेंटली द हिंदू में न्यूज थी, देयर इज एन आर्टिकल जो कि दिया गया था लीडर्स क्लाइमेट समिट को लेकर, वहां पर बात करी गई थी इसके अंदर लीडर्स क्लाइमेट समिट में, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी शिरकत करी थी, कि नेट जीरो एमिशन जो है टारगेट वो कंट्रीज को सेट करने के लिए कहा गया था, और इवन इंडिया ने भी यहां पर अगर आप देखेंगे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने, अगर आपने रेगुलर बेसिस पे MCQ फॉलो करे तो वहां पे मैंने आपको बताया था ये चीज, तो वहां पर उनके द्वारा 2050 को ईयर मार्क किया गया कि तब तक हम नेट जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे चाइना जो है उन्होंने भी अपने नेट जीरो का जो टारगेट है वो सेट किया है। क्या सेट है वो टारगेट, वो मुझे बताइएगा। इंडिया का क्या टारगेट सेट हुआ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि चाइना का नेट जीरो का क्या टारगेट है और हमारे यहाँ पे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने कितना टारगेट सेट किया। चलिए एक चीज मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, चाइना का टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, इट इज 2060, और हमारे यहाँ पे CII ने क्या टारगेट सेट किया वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या ये कार्बन न्यूट्रलिटी होती है? बिल्कुल ठीक है। देखिए न्यूट्रल क्या होता है, ना प्लस है ना माइनस है, समवेयर इन बिटवीन जीरो है,
दैट इज कॉल्ड द कार्बन न्यूट्रलिटी। अब इसमें है क्या, हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो कम नहीं कर सकते, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं हम इंडस्ट्री को खत्म करने की बात नहीं करते, हम इंडस्ट्री को बिल्कुल बंद करने की बात नहीं करते, रादर हम बात करते हैं कि बैलेंस कैसे बनाया जाए, कैसे हम डेवलपमेंट भी कर सके, ग्रोथ भी कर सके और उसे एक सस्टेनेबल मैनर में कर सके। तो जहां पर लिखा होता है हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को रिड्यूस करेंगे, वो पॉइंट वैसे भी हम कॉमन सेंस से एक्सक्लूड कर सकते थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो हम बढ़ाने की बात करेंगे, बट ये बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक सस्टेनेबल मैनर में किया जाए, ग्रीन तरीके से किया जाए, ताकि हमारे एनवायरमेंट पे कम से कम इंपैक्ट आए। ठीक है, तो यहां पे आप ये कह सकते हैं, जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आप ये कहते हैं कि देखिए मैं 6 घंटे रोज पढ़ता हूं, इसको तो मैं कम नहीं कर सकता हूं। ठीक है, हालांकि मैं ये जरूर कर सकता हूं कि इन 6 घंटों के अंदर मैं क्वालिटी को इंप्रूव कर लूं। ठीक है, तो कुछ उसी तरीके की बात है। सो इट्स अ स्टेट इन विच कंट्री का जो एमिशन है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एमिशन तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कोशिश करें कि वो ग्रीन आप एमिशन करें, ग्रीन प्रोडक्शन करें, ग्रीन बिल्डिंग्स बनाएं, ताकि एमिशन जो है वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम भी हो जाए। और साथ ही साथ आप फॉरेस्ट को बना रहे हैं, आप पेड़ पौधे लगा रहे हैं, आप उसी कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, ताकि जितने भी एमिशन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है उसको एब्जॉर्ब भी कर पाए और एक नेट जीरो कंट्री आप बन पाए। ठीक है, तो यहां पर जैसे कोई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, यहां पर मान लीजिए कि इंडिविजुअल कह रहा है कि मैं एक्स अमाउंट ऑफ CO2 जो है उसको एमिट करता हूं, लेकिन उस एक्स अमाउंट CO2 को एमिट करने के बाद मैं उतना ही पैसा पेड़ों को लगाने में भी लगाता हूं, ताकि उस CO2 को, इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 को एब्जॉर्ब भी कर लिया जाए, समथिंग लाइक दैट। उसी तरीके से कंट्री जो है इस तरीके से नेट जीरो बनने वाली है। आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चाइना का टारगेट ईयर 2060 है, लेकिन CII ने क्या यहां पे टारगेट ईयर दिया है वो मुझे बताइएगा। 10 क्वेश्चन हमारे यहां पे कंप्लीट होते हैं और अभी इसे जल्दी से 2 मिनट के अंदर इसकी एक एक्टिव रिविजन जो है वो हम करने वाले हैं। सो बी देयर, रेडी रहिएगा इसके लिए। यहां पे आपके सामने वही क्वेश्चन आने वाले हैं जो भी हमने करे हैं, लेकिन जो भी आपने गलतियां करी उसे करेक्ट करिएगा, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और मेरे क्वेश्चन के अलावा भी जो उस चीज को लेकर, जैसे प्रोजेक्ट दंतक को लेकर आपको चीजें याद है वो मुझे बताइएगा। किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दंतक जो है कौन सी कंट्री से एसोसिएट करता है, डायमंड जुबली अभी यहां पर सेलिब्रेट करी गई है। इसके अंदर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टेरेन के अंदर, एरियाज के अंदर जो दंतक पर्सनल हैं उन्होंने एसेट क्रिएट करने के लिए कहा था। 1961 के अंदर ये प्रोजेक्ट आया था, हमारी तरफ से नेहरू जी थे और वहां से जो भूटान है उनके किंग ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात करी गई थी। कहां पर, भूटान के अंदर। ठीक है, चलिए भूटान का बॉर्डर किस किस से टच करता है, नेपाल से टच नहीं करता है, ऊपर चाइना है, नीचे इंडिया है, चिकन नेक है, बांग्लादेश से भी यहां पे टच नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। देन वी डिस्कस अबाउट सीपरी की जो रिपोर्ट आई थी, सबसे बड़ा स्पेंडर कौन है मिलिट्री के अंदर। इवन दो कोविड-20 आ गया उसके बावजूद भी ओवरऑल मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो ज्यादा देखी गई है और इंडिया का जो शेयर है वो भी मैंने आपको बताया था 3.7% के आसपास टोटल वर्ल्ड का किया जाता है। यूएस सबसे बड़ा स्पेंडर है, ये भी ध्यान रखिएगा। सीपरी फुल फॉर्म क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यहां पर ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि इंडिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो 72.9 बिलियन रहा है। ठीक है, चलिए सीपरी के बारे में हमने इसकी लोकेशन पूछी थी, तो स्टॉकहोम है, तो कहां पर होगा, स्वीडन के अंदर। 1966 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। दिस इज अ थिंक टैंक जो कि एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। क्या करता है काम है इसका कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट के अंदर रिसर्च करना, ध्यान रखिएगा। देन हमने डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 3 के बाद, स्वीडन की लोकेशन देखी थी, नॉर्वे, फिनलैंड आप देख सकते हैं यहां पर। देन क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा डिस्कशन हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अर्मेनियन जेनोसाइड हुआ था, यस इट वाज द फर्स्ट जेनोसाइड जो कि 20th सेंचुरी का था। ठीक है, किसको ब्लेम किया जाता है वो मुझे बताइएगा नाम। अभी यूएस ने अभी इस कंट्री को कहा है कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूएस और टर्की जो है दोनों ही नेटो के मेंबर्स हैं। 24 अप्रैल को अर्मेनियन जेनोसाइड रिमेंबर्स डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, टर्की की जो लोकेशन है वो भी मैंने आपको यहां पे दिखा दी है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आरबीआई के डायरेक्टिव्स हमने डिस्कस किया, जल्दी से बताएं टेन्योर कितना दिया गया है यहां पर। जो प्राइवेट बैंक्स आपके हैं वहां पे जो सीईओ हैं, एमडीज हैं, डब्ल्यूटीडी होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, उनको 70 साल या फिर 15 साल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। एंड कूलिंग पीरियड 3 साल का दिया कि भाई अभी आप बैंक के एमडी, सीईओ, डब्ल्यूटीडी की पोस्ट से हटे हो तो 3 साल शांति रखो, आराम से बैठ जाओ, इतनी जल्दी मत करो किसी और पोजीशन को गेन करने की। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। उससे पहले जो आपका रिवीजन कोर्स है, फास्ट ट्रैक रिवीजन का कोर्स जो 50 डेज 7 वीक 7 सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर्स का, इसको आप exam.netmoc.com पे जाकर एनरोल कर सकते हैं। फिर हमारा डिस्कशन होता है इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट को लेकर, लद्दाखी स्टूडेंट्स के लिए इसको लेकर आया गया है। वहां पर एजुकेशन जो है उसको बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस जो है किसने कहा है, इंडियन आर्मी के द्वारा इसे स्टार्ट किया जा रहा है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारा डिस्कशन हुआ था ऑक्सीजन एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी कौन लेकर आया है, CSIR समेरी, और ये जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये भी मुझे आप बताइएगा। देन इन क्वेश्चन नंबर 8 वी डिस्कस सर्टेन अदर थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं, हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही थी, पॉपुलेशन इम्यूनिटी भी कहा जाता है इसको। इसमें होता है कि जब आपकी सोसाइटी के अंदर ही सब लोगों ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली तो आपको संक्रमण होने के चांसेस, आपको कोविड के होने के चांसेस, इंपैक्ट होने के चांसेस, इफेक्ट होने के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे बेहतरीन बात तो यह है कि जो हर्ड इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है तो नंबर ऑफ केसेस वैसे ही कम होने लग जाते हैं, और जब नंबर ऑफ केसेस खत्म ही हो जाएंगे या कम हो जाएंगे तो वैसे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये फैलना भी कम हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 में स्नो लेपर्ड जो है काफी न्यूज में आ रहा था, इनके बारे में देखा हमने। सो IUCN स्टेटस जो है वल्नरेबल है, लेकिन आप मुझे बताइएगा, क्योंकि लास्ट में हमने जब इसको डिस्कस किया था कुछ राज्य हिमालयन स्टेट्स के नाम आपको बताए थे जहां पर स्नो लेपर्ड पाया जाता है। स्नो लेपर्ड को लेकर दो चीजें मैंने आपको बताई थी, मुझे याद है अभी 3-4 दिन पहले डिस्कस किया था। पहली चीज थी कि कौन कौन से राज्यों में है, सेकंड चीज थी इसको लेकर कौन कौन से प्रोग्राम्स है। अगर आप दोनों चीजें बता पाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर सिर्फ एक चीज भी रिकॉल कर पाते हैं और उसमें भी एक ही राज्य का नाम रिकॉल कर पाते हैं, इवन दैट इज एक्सेप्टेबल। बट मैं आपसे ये चाहूंगा कि जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें आप रिकॉल करेंगे उतना आपको एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। यहां पर वल्नरेबल स्टेटस से आगे बढ़ते हुए नेट जीरो एमिशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। नेट जीरो एमिशन में इंडिया का टारगेट मुझे बताइएगा कब तक का रखा गया। चाइना का जल्दी से बताया मुझे, मैंने आपको बताया था इसके अंदर बात करी जाती है कार्बन न्यूट्रलिटी की, मतलब जितना कोई कंट्री एमिशन कर रही है उसके कमेंसरेट में उतना वो एब्जॉर्ब भी कर रही है। ठीक है, तो ओवरऑल जो इंपैक्ट होगा वो जीरो होगा। इट मींस नेट जीरो, जितना हमने एमिशन दिया उतना हमने एब्जॉर्ब भी कर लिया, टोटल इफेक्ट जीरो, नील बटे सन्नाटा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी है, इट मींस द कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स एमिशन टू जीरो। यहां पे ऐसा नहीं है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कम करने की बात नहीं करिए, एमिशन को जीरो लाने की बात नहीं करिए, नेट टोटल यहां पे न्यूट्रलिटी की बात करिए। ठीक है, तो यहां पे चाइना ने जो टारगेट रखा है 2060 का रखा है, हमारा इंडिया का जो टारगेट है वो बताइएगा CII के द्वारा। रिवीजन हमारी कंप्लीट हो गई है, आप इनको अच्छे से रिवाइज करते रहिए जो MCQs आपके सामने आते हैं। और अभी मार्क्स पूछने से पहले मैं आपको प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन देता हूं। दंतक क्या है, एक लाइन में मुझे बताइएगा दंतक क्या है, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्या है वो मुझे बताइए। जो वेरियस कोर्सेज हैं आप exam.network.com पे जाके उन्हें एंजॉय कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। देयर आर फ्री कोर्सेज ऑल्सो, पेड कोर्सेज ऑल्सो। साथ ही साथ आप जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आपने स्कोर कितना किया, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं जानना चाहता हूं। अभी 6 की आपकी कट ऑफ रखी गई थी, 6 मार्क्स की, 6 MCQs की, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने 6 अच्छी से ज्यादा ही किया होगा। एक चीज आपको और भी बता दूं, जितना भी क्यों नहीं स्कोर किया आपने, सेकंड टाइम रिवीजन जरूर करिएगा, और जब आप सेकंड टाइम वीडियो को देखते हैं, रिवाइज करते हैं, उसमें से अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम के अंदर अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, नोट्स आपको हेल्प करेंगे। वीडियो देखने का टाइम जब एग्जाम आपके सामने होगा आपके पास नहीं होगा। वो शॉर्ट नोट्स जो आपने अपने हाथों से लिखे होंगे या फिर खुद टाइप करके बनाए होंगे वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। जो इस लेक्चर की PDF है वो कल रात को 10 बजे आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। अगर वीडियो ने किसी भी तरीके से आपको 1% भी आपकी नॉलेज एनहेंस करी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे सेफ।